मुझे कैसे पता चलेगा भाई मेरे ऑफिस का, मेरी फैक्ट्री का, मेरे घर का वास्तु खराब है? अगर आपने मल्टी स्टोरी में नॉर्थ फेसिंग हाउस ले लिया तो समझ लीजिए विनाश तो निश्चित है। नुस्खे बताते हैं ना कि जी रात ही रात में आप करोड़पति बन जाएंगे, नहीं बनेंगे। तो आज कई लोगों की दुकान बंद होगी। जिसके भाग्य में दुख ही दुख लिखे हों, उसने सारे जीवन गरीबी में काटना, वो शख्स जी अमीर बना दूंगा उसको। हम जिस डबल बेड पे सो रहे हैं, दीवान में सो रहे हैं, उसके नीचे स्टोरेज नहीं होनी चाहिए। वास्तु एक चमत्कारी विज्ञान है जिसका लोगों ने सत्यानाश कर रखा है। जो लोग हस्बैंड वाइफ एक बेड पे सो रहे हैं, आप समझ लीजिए औरत का बुरा हाल। जो सेक्सुअली वीक हैं उसके पीछे वास्तु बहुत बड़ा कारण होता है। सर 2025 में करोड़पति बनना है सर। करोड़पति नहीं, आप अरबपति बन सकते हैं। उसकी इस दिन मृत्यु होगी, लिख के दे दीजिए, मैं मरने नहीं दूंगा सर। मुकेश अंबानी पैदा हुआ तो करोड़ों बच्चे पैदा हुए, सब मुकेश अंबानी क्यों नहीं है? क्या अनिल अंबानी ने अपना वास्तु ठीक नहीं कराया होगा? अनिल अंबानी को जो रूल करता है वो मार्स रूल करता है, हमारे प्रधानमंत्री। उनका वक्त भी डाउन होने जा रहा है। क्या होगा कि सरकार गिर जाएगी? वो कैलकुलेट नहीं कर पाए मोदी जी। कुंडली कुछ बोलती है, होता कुछ है इनके साथ। दिल्ली इलेक्शन उस टाइम पे हो रहा है जब शनि चेंज हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। आम आदमी पार्टी आ गई दिल्ली के अंदर, तो आप नोटिस करेंगे यहाँ इतना बवाल मचेगा, पूछिए। तो अरविंद केजरीवाल, आतिशी, सिसोदिया, सबके हालात खराब, धराशायी हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, डेथ हो जाएगी। योगी जी का भी समय डाउन जाने वाला है। 29 में इलेक्शन दोबारा होंगे तो डेफिनेटली मोदी जी वापस आएंगे। राहुल गांधी का बहुत सपना है सर। राहुल गांधी की कुंडली के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं वो बदल ही नहीं सकते। अगर आप कह रहे हैं राहुल गांधी को जेल होगी, और 2028-29 में ममता बनर्जी ढेर हो जाएगी। अब वास्तु वाला अगर आके आपसे पूछे जी आपको क्या बीमारी है बताओ, तो यार इससे बड़ा बेवकूफ आदमी कौन होगा? आदमी शराब बहुत पीता है तो शराब छुड़वानी है उसकी। 1001% सर शराब छूट जाएगी। बाथरूम नॉर्थ ईस्ट में है तो कैंसर हो जाएगा, ये बेवकूफों का कथन है। सब बहुत ट्रोल होने वाले हैं आप। मैं तेरी औकात कुछ नहीं है, ये तेरी कुंडली और तेरा घर है। मैं कभी अपने हाथों की लकीरों से नहीं उलझा। मैं जानता हूं हाथों में लिखा भी बदला जा सकता है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना फेवरेट घनश्याम उपाध्याय पॉडकास्ट। आपके साथ मैं हूं घनश्याम। कभी ऐसा लगता है कि कुछ काम बनते बनते बिगड़ रहे हैं, या फिर शादी के बहुत साल हो गए, बच्चा नहीं हो रहा है, घर में नेगेटिविटी है, कई काम सोचते तो हैं, पेन डाउन भी करते हैं, लेकिन वो पूरा नहीं हो पाता है। सक्सेस नहीं मिल रही है, नौकरी नहीं लग रही है, प्रमोशन नहीं मिल रहा है, बॉस कुछ उखड़ा उखड़ा रहता है, बीवी थोड़ी खफा खफा रहती है, इन-लॉज से बनती नहीं है। ये कुछ सवाल हैं जो बेसिक मैं आपसे समझ रहा हूं, लेकिन कई ऐसी समस्याएं जो आज आपकी दूर होने वाली हैं। अगले 50 से 55 मिनट, सिर्फ इतना ही समय मांग रहा हूं, 50 से 55 मिनट मेरे लिए रिजर्व रखिए, क्योंकि आज इन सारी समस्याओं का समाधान होने वाला है। वास्तु ग्लोबल के संस्थापक महेश जी आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिनका 45 साल का अनुभव है। कोट एंड कोट कह रहा हूं, 45 इयर्स एक्सपीरियंस्ड ही हैज। और आज वो आपको बताएंगे कि जिंदगी में जादू होता है, चमत्कार होता है, और जैसे मैंने आपसे कहा कि हाथों की लकीरों को भी बदला जा सकता है। टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करूंगा, शुरुआत करते हैं आज के इस पॉडकास्ट की। महेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। कैसे हैं सर? बहुत फुल ऑफ एनर्जी। यस यस सर, वास्तु आपकी एक्सपर्टीज है और बहुत कुछ आपके हाथों से हमने होते हुए इन 45 सालों में देखा है। सर, मेरे कई व्यूवर्स पहले तो जानना चाहते हैं, हम शुरू से शुरू करते हैं। सर, वास्तु क्या है? सर, आपका 45 इयर्स का अनुभव वास्तु को कैसे इलेबरेट करता है? वास्तु सर, आप समझ लीजिए कि वस्तुओं का बंच है, गुच्छा है। कुछ वस्तुएं कहीं इकट्ठी हो जाती हैं तो एक वास्तु क्रिएट हो जाता है। आप अगर हम बात करें यहाँ की, तो यहाँ पे आप मेरे से किस डायरेक्शन में हैं, ये प्लांट्स किस डायरेक्शन में हैं, कैमरे किस डायरेक्शन में हैं, एक वास्तु क्रिएट हो गया। तो इसलिए वास्तु के 3 आयाम या 3 अंग बोले गए हैं वास्तुशास्त्र के अंदर। पहला ऑब्जेक्ट, डायरेक्शन और टाइम। ऑब्जेक्ट और डायरेक्शन, जैसा मैंने आपको बताया, ये ऑब्जेक्ट्स, हम सब ऑब्जेक्ट हैं और हम किसी न किसी डायरेक्शन में एक दूसरे से किसी न किसी डायरेक्शन में हैं जी। और तीसरा टाइम यानी काल। तो काल को हम एस्ट्रोलॉजी से जानते हैं। एस्ट्रोलॉजी काल का वहन करती है। तो इस तरीके से वास्तु के 3 अंग होते हैं और यही वास्तु है। समाज में आज बड़े भ्रम फैले हुए हैं। कोई कहता है वास्तु जहाँ आप सोते हैं वो वास्तु है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, पर जो एक वैज्ञानिक तथ्य है वो ये है। तो इस तरीके से वास्तु के 3 अंग होते हैं, ऑब्जेक्ट, डायरेक्शन और टाइम। लेकिन सर, वास्तु की दिशाओं को लेकर बड़ा भ्रम है
कि भाई दिशाएं कितनी होती है, कोई 6 कहता है, कोई 8 कहता है, और तो सोशल मीडिया का जमाना है, जी बहकाने जी वाले जी लोग जी बहुत हैं जी सर। जी जी नहीं सर, देखिए दिशाएं, अगर हम दिशा की बात करें, दिशा 10 होती हैं। अच्छा। हाँ जी। हम्म। आप कहीं भी किसी भी शास्त्र में घर पे एक छोटी सी पूजा भी करवाएंगे, और वो अगर आके आपसे बात करते हैं तो 10 दिशाओं का पूजन करेंगे। अच्छा। 10 दिक्पाल, आप वो 10 दिक्पाल की पूजा करेंगे, उनका आवाहन करेंगे, उसके बाद उनको भेजा जाएगा, वापस भेजा जाएगा। तो एक सिस्टम है, 10 दिशाएं होती हैं। ये जो 8 दिशाएं, 16 दिशाएं, 32, वो दिशाएं नहीं होती, वो पद होते हैं। ओह। अगर वास्तु शास्त्र के अंदर हम बात करें, वो पद होते हैं। और पद क्या होता है? एनर्जीज पॉइंट होते हैं, कोई देवता नहीं होते। क्या हुआ, जब शास्त्र लिखे गए तो लोग इतने परिपक्व नहीं थे, इतने इंटेलिजेंट नहीं थे, इतने ज्ञानी नहीं हुआ करते थे। उनको समझाने के लिए देवताओं का सहारा लिया गया कि जी ये देवता है, इसकी ये टेंडेंसी होती है, इस तरीके ऊपर वो एनर्जी पॉइंट है। तो इस तरीके से वास्तुशास्त्र का निर्माण हुआ, और लोगों को समझाने के लिए इसमें देवताओं का और बड़ी सारी चीज़ों को डाल दिया गया। ठीक है, लेकिन सर हम कई बार लोगों को समझाते हैं, बताते हैं कि भाई आपका वास्तु खराब है, वास्तु ठीक करिए, लेकिन एक आम आदमी जिसे कुछ नहीं पता, मुझको भी कुछ नहीं पता है, मुझे कैसे पता चलेगा भाई मेरे ऑफिस का, मेरी फैक्ट्री का, मेरे घर का वास्तु खराब है? वो कौन से ऐसे लक्षण रहेंगे, कौन से सिम्टम है जिसको देख के पहले ये पता तो चले कि मर्ज क्या है? वैसे तो देखिए, आपको एक डॉक्टर ही बताएगा कि आपके अंदर मर्ज है या नहीं है, एक बात। दूसरी बात ये, बड़ी सिंपल सी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में आप खुद जान सकते हैं। जैसे आपके अगर कैपेसिटी बहुत है, काम करने की कैपेसिटी बहुत है, आप नहीं कर पा रहे, आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, धन नहीं आ रहा, और बड़ी सारी परेशानियां हैं, अगर इस तरीके की स्थिति है तो आप समझ लीजिए कहीं ना कहीं वास्तु का रोल काम कर रहा है। लेकिन सर लाखों की संख्या में लोग आपसे मिलने आते हैं जी। और बहुत मुश्किल से आपने हमारे लिए भी समय निकाला है आज। जी जी। लेकिन कौन कौन सी ऐसी प्रमुख समस्याएं होती हैं जो लेकर लोग आपके पास आते हैं, कांटेक्ट करते हैं, जो मुख्यतः समस्याएं आप देख पाते हैं उनकी? देखिए सर, ज़्यादातर हमसे कांटेक्ट वो लोग करते हैं जिनके घर का घर की एंट्रेंस, घर का दरवाज़ा नॉर्थ में होता है। ओह। आज समाज में नॉर्थ फेसिंग जितने कंसल्टेंट हैं नॉर्थ फेसिंग को तवज्जो देते हैं कि जी घर नॉर्थ फेसिंग होना चाहिए। यस, होना चाहिए अगर आपका इंडिविजुअल हाउस है, अगर आपकी कोठी है, आपका इंडिविजुअल हाउस है, नॉर्थ फेसिंग होना चाहिए। पर आज मल्टी स्टोरी का ज़माना है, अगर आपने मल्टी स्टोरी में नॉर्थ फेसिंग हाउस ले लिया तो समझ लीजिए विनाश तो निश्चित है। तो जितने ये नॉर्थ फेसिंग की वकालत करने वाले हैं, आज ये समझ लीजिए धीरे धीरे, अगर उनका टाइम अच्छा है तो अभी चल रहा है, जिस दिन टाइम डाउन हुआ, वो काल जिसे हम कहते हैं, तीसरा जो नंबर का पॉइंट है वास्तु का, वो जिस दिन ढीला हुआ तो इनके सब नॉर्थ फेसिंग इनके सामने आ जाएगा। तो इसलिए नॉर्थ फेसिंग अगर आप मल्टी स्टोरी में रह रहे हैं, आपके लिए ठीक नहीं है, किसी के लिए भी ठीक नहीं है। और अगर आप इंडिविजुअल हाउस बना के नॉर्थ फेसिंग में रह रहे हैं तो वो बढ़िया है। तो आज कई लोगों की दुकान बंद होगी। लेकिन महेश जी, मल्टी स्टोरीज की आप बात कर रहे हैं ना जी। तो मैंने कई बार देखा है, जैसे मैं खुद एक 32 मंजिला इमारत में रहता हूँ। ठीक है। तो 14वीं मंजिल पे रहने वाला खुश है, 16वीं पे रहने वाला दुखी है, 12वीं पे खुश है, 13वीं पे सुखी है, दुखी है, मतलब वेरी करती है सर। सेम लेआउट है सर। नहीं सर, सेम लेआउट है। नहीं, सेम लेआउट में अलग अलग डिफरेंट है। हाँ। सुनिए सर, हाँ। सेम लेआउट के अंदर बहुत थोड़ा सा अंतर आता है। क्या अंतर आता है? हमारे पास 4 चीजें होती हैं: लैंड, स्ट्रक्चर, इंटरनल सेटिंग और सराउंडिंग्स। 3 चीजें आपकी फिक्स हो गई, आपकी लैंड फिक्स हो गई, आपका स्ट्रक्चर फिक्स हो गया, और आपका सराउंडिंग फिक्स हो गई। आपका इंटरनल सेटिंग जो है ना, ये हर आदमी का डिफरेंट हो सकता है। एक तो ये रीजन। दूसरा, आप जैसी जिंदगी आप जी रहे हैं, आपके ऊपर वाले भी वैसी जिंदगी जिएंगे, आपके नीचे वाले भी वैसी जिंदगी जिएंगे। और अगर मैं देखूं तो हमारे पास एक टेक्निक होती है, आपके घर में हम वर्चुअली घुस जाते हैं। अच्छा। तो अगर मैं देखूं तो आपका जो हाउस का एंट्रेंस डोर है वो वेस्ट में होना चाहिए। क्या मैं ठीक बोल रहा हूँ? हैं जी? हाँ। तो इस तरीके से हर आदमी अलग अलग स्थिति में जीता है। आप ऊपर से नीचे तक सबके लाइफस्टाइल ले लीजिए, अगर आपके फाइनेंशियल्स खराब हैं, सबके हैं। आपके फाइनेंशियल्स बढ़िया हैं, सबके हैं। आपके यहाँ कोई समस्या है तो सबके यहाँ है, वो बराबर रहेगी। हाँ, ये फर्क जरूर आ जाता है आपके भाग्य का। अच्छा। अगर आपके भाग्य में कुछ और है, उनके भाग्य में कुछ और है, वो अंतर जरूर आएगा।
आप ऐसे इसको समझ सकते हैं, हम 4 लोग चले, एक के पास 1000 रुपए हैं, एक के पास 2000 रुपए हैं, एक के पास 3000, एक के पास 4000। ठीक है। हम चारों लोग एक एक गाड़ी लेके चल रहे हैं, हम एक टोल क्रॉस कर रहे हैं। जिसके पास 1000 रुपए हैं उसका जितने टोल आते जाएंगे 100 रुपए देता जाएगा, उस 10 टोल पे उसका पैसा खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। जबकि सेम गाड़ियां हैं, सेम रास्ता है, सेम सब कुछ है। जिसके पास 2000 रुपए हैं वो 20 टोल पार कर लेगा, जिसके पास 3000 रुपए है 30 टोल पार कर लेगा। तो इस तरीके से भाग्य काम करता है। अगर आपके भाग्य में ज़्यादा है और कम है तो वो वेरिएशन आ सकती है, अदरवाइज तो सेम प्ले करेगा वो हाउस, आपके ऊपर और नीचे सेम प्ले करेगा। जो 10 डायरेक्शन की हम बात करते हैं, लोग 8 डायरेक्शन की बात करते हैं। पहले 4 मेन 4 होती हैं, 4 उप डायरेक्शन होती हैं, तो 8 हो गई। अब 8 तक लोग सीमित हैं कि जी 8 डायरेक्शन होती हैं, वो उसके 32 बनाए, 64 बनाए, जो मर्जी बनाए, बनाते रहे, होती 8 है। इनकी 8 की टेंडेंसी होती है सेम। अब ये डायरेक्शन 10 डायरेक्शन जो है, 2 ऊपर और नीचे, आकाश और पाताल, कोई काउंट नहीं करता। या किसी को मालूम नहीं या पढ़ा नहीं। हुआ क्या, लोग गलत पढ़ा रहे हैं, गलत पढ़ते हैं और गलत आगे पढ़ाते हैं। तो गलत 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 चलता जा रहा, फैला हुआ है समाज के अंदर। तो हमारे जितने लोग बुलाते हैं हमें परेशान होते हैं कि हमने वास्तु वाला बुलाया था और उसने ऐसे ऐसे करवा दिया, और हमें जाके बड़ा सदमा लगता है इस बात का कि देखिए एक इतनी बड़ी साइंस का कैसे बेड़ागर्क किया जा रहा है। पर सर हमें इंस्टेंट चाहिए होता है ना आजकल सब कुछ, हम मतलब स्टे नहीं करते हैं। हाँ, हम 4 इलायची 2 लौंग फूक के पैसा चाह रहे, कुछ नहीं होता सर। ये जितने लोग बता चमत्कारी नुस्खे बताते हैं ना कि जी रात ही रात में आप करोड़पति बन जाएंगे, नहीं बनेंगे। पर आप बनेंगे, यस बनेंगे, टाइम लगेगा। मैं चैलेंज करता हूँ, मैंने टीवी पे शो में भी मैंने कई बार बोला है कि मेरे को आप वो शख्स दे दीजिए जिसके भाग्य में कुछ ना हो, जिसके भाग्य में दुख ही दुख लिखे हों, उसने सारे जीवन गरीबी में काटना, वो शख्स दे दीजिए, अमीर बना दूंगा उसको। अरे वाह। और 1 साल के अंदर। तो सर ये वास्तु एक चमत्कारी विज्ञान है जिसका लोगों ने सत्यानाश कर रखा है। तो ये वास्तु ज्योतिष से भी जुड़ता है सर, दोनों की चीजें? वास्तु मैंने जैसे आपको बताया, इसके 3 अंग होते हैं। ओके। ऑब्जेक्ट, डायरेक्शन और काल। जो काल है ये ज्योतिष है। तो बिना इसके ज्योतिष के तो वास्तु पॉसिबल ही नहीं है। बहुत से वास्तु कंसल्टेंट कहते हैं ज्योतिष इसमें क्या करेगा, वास्तु तो वास्तु है। उन्हें कुछ नहीं आता, नकली लोग हैं, उन्हें कुछ नहीं पता। दूसरा, आजकल एक कॉन्सेप्ट चल गया, हम एक घर में गए, उसने सब पलंग पे के नीचे साइड पे टेप, बाथरूम में टेप, सब जगह टेप लगा रखी। तो हमने कहा जी ये क्या कर रखा है? कहते ये वास्तु, किसी वास्तु वाले ने बताया था। मैंने क्या हुआ? कहते कुछ नहीं हुआ जी। तो इस तरीके से सर ये इतने भ्रम फैला रखे हैं लोगों ने, और अनाप शनाप पैसे मांगते हैं। तो इस तरीके से सत्यानाश किया हुआ है इस इतनी बड़ी साइंस का। अच्छा, आपने बात की ना बेड्स की, तो मैं भी कहीं देख रहा था तो कह रहे थे कि भाई हम जिस डबल बेड पे सो रहे हैं, दीवान में सो रहे हैं, उसके नीचे स्टोरेज नहीं होनी चाहिए। हाँ, वो जिस स्टोरेज में होता है तो वो नुकसान देता है, ये क्या है? यस, नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि हमें जो एनर्जी मिलती है वही सेम एनर्जी हमारे सामान को मिल रही है। अच्छा। अब हमारे पास एनर्जी, सामान तो वहाँ 24 घंटे पड़ा है, हम 8 घंटे, 7 घंटे, 6 घंटे, 5 घंटे सोते हैं। हमसे ज़्यादा एनर्जी उस सामान को मिल गई। हर जगह की, हर कोण की, हर जोन की अपनी एक एनर्जी होती है, उसकी एक टेंडेंसी होती है। आप घर में जिस जगह पे सो रहे हैं वो जगह आपको वैसे ही एक्ट करने के लिए बाध्य कर देगी। तो ये कहना कि जी आप ऐसे कीजिए, आप वैसे कीजिए, नहीं, कुछ नहीं होगा। हमारे कर्म सीमित हैं, हम कर सकते हैं, यस, फ्री हैं, पर सीमित हैं। आप सिर्फ अपना वास्तु ठीक कीजिए, बाकी तो सारे काम वास्तु करेगा। आपका जीवन रिमोट पे आ जाएगा। आप करते रहिए, कुछ भी जो मर्जी करते रहिए, वास्तु नहीं करने देगा। लोग कहते हैं सुबह उठ के सैर करनी चाहिए जी, यस करनी चाहिए, पर वो वास्तु नहीं करने देगा ना आपका। अगर वास्तु खराब है, आपको फल खाने चाहिए, यस खाने चाहिए, वो करने ही नहीं देगा। तो आपने कुछ नहीं करना। सारी विधाएं, जितनी विद्याएं हैं, चाहे न्यूमरोलॉजी ले लीजिए, एस्ट्रोलॉजी ले लीजिए, कोई भी विधा, वो तब काम करेगी जब आपका वास्तु ठीक होगा। आपका दरवाजा ही नहीं ठीक ना जी, दरवाजा ही गलत है आपका, तो आपके अंदर कोई विधा आएगी नहीं, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा जीवन में। करते रहिए आप। तो ये मेन एंट्री सर पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, या सबका हम एक ही डायरेक्शन में कर सकते हैं? नहीं, देखिए, घर की डायरेक्शन एक होती है, जब हम उनके रूम की डायरेक्शन बनाते हैं उसको हम फिर चेंज करते हैं। पर्सन टू पर्सन तो अगर हमने सबके लिए करने लगे तो हम लेके मेन डोर तो हम चेंज ही करते रहेंगे। घर में 5 लोग 10 लोग अगर हैं, तो हमारे लिए तो एक बड़ी समस्या हो जाएगी। सेम समस्या हमारे लिए पेंट में आती है कि जी पेंट का कलर बता दो, वॉल का कलर। अब कैसे बताएं? आप 2 लोग सो रहे हैं, 3 लोग सो रहे हैं एक रूम के अंदर, हम किसको कंसिडर करें?
तो ये भी एक बड़ी समस्या हो जाती है। तो इसलिए बड़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम चाहकर भी कर नहीं पाते। आज सबसे बड़ा जो समस्याएं हैं लोगों की वो ये हैं कि हस्बैंड वाइफ की बनती नहीं है। अब हस्बैंड वाइफ की क्यों नहीं बनती? लोगों ने शुरू में, मैंने एक बार दूरदर्शन के ऊपर ये बात बोल दी थी कि अलग अलग सोना चाहिए, शायद 2004 की बात है। तो मुझे बड़ी गालियां दी, लेडीज रोने लग गई कि जी ये तो हमको अपने पति से अलग कराना चाहते हैं। नहीं, मैं अलग नहीं कराना चाहता, मैं आपके पति को आपके पीछे लगाना चाहता हूँ। जो लोग हस्बैंड वाइफ एक बेड पे सो रहे हैं, आप समझ लीजिए औरत का बुरा हाल है। उनके अंदर कंपैटिबिलिटी एक दूसरे के लिए नहीं है, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से उखड़े हुए हैं। और हस्बैंड आपको चाहकर भी आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, आपको प्यार नहीं कर सकता, और आपके अंदर अनबन तो बनना निश्चित रूप से है। सर, पर सालों से लोग सोते आ रहे हैं। सालों से, सदियों से बोलिए सदियों सर। से। हाँ, अब हम सदियों पे आते हैं। अगर हम सदियों पहले की बात करें तो आप महलों से चलते हैं हम, राजा महाराजाओं के यहाँ जनान खाना और मर्दान खाना अलग होता था। लेडीज को अलग सुलाया जाता था और जेंट्स को अलग सुलाया जाता था। उसके बाद हम अपनी लाइफ में, जनरल लाइफ में आते हैं। वहाँ भी आज जो हवेलियाँ बनी हुई थी, बड़े घर बने होते थे, उनके अंदर लेडीज के कमरे अलग होते थे, जेंट्स के कमरे अलग होते थे। जेंट्स लोग दलान में जाकर सोते थे। ये कॉन्सेप्ट जब तक चलता रहा, परिवार बने रहे। अब जैसे जैसे ये कॉन्सेप्ट खत्म हो रहा है, और रोज़ आज तलाक, रोज़ तलाक की न्यूज़ आपको मिल जाएगी। हम एक जगह गए, जब आपने बात की कि पलंग के नीचे सामान नहीं होना चाहिए, करोल बाग में गए हम एक के यहाँ, तो उनकी बेटी का डिवोर्स केस चल रहा था। जब उनके यहाँ जाते हैं तो मैं उनके बेड के पास खड़ा हुआ, मैंने कहा जी आपकी बेटी की मैरिज की एल्बम इस बेड में पड़ी है? कहते हैं हाँ जी। मैंने कहा जी निकालिए। उन्होंने एल्बम निकाली, हमने एल्बम कहीं और रखवाई। तो 1 महीने बाद ही मुझे न्यूज़ मिल गई कि जी वो केस वापस ले लिया गया और बेटी अपने ससुराल जा रही है। तो इस तरीके से चीज़ बड़ी छोटी छोटी सी होती हैं, उनको संभालने का तरीका आना चाहिए। पर सर, वो एक बेड में सोएंगे नहीं तो फिर इंटीमेसी कैसे बनेगी? आपस में रहेंगे कैसे? परिवार कैसे बढ़ेगा? वास्तुशास्त्र के अंदर इंटीमेसी के लिए एक रूम का निर्माण किया गया है नॉर्थ में, उसे बोलते हैं रति ग्रह। तो वो उत्तर दिशा के अंदर होना चाहिए। और आपको एक चमत्कारी चीज़ बता दूं, जो सेक्सुअली वीक हैं, चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, उसके पीछे वास्तु बहुत बड़ा कारण होता है। उन्हें क्या करना चाहिए? नॉर्थ के अंदर सोना चाहिए। लेडीज को तो सोना ही नॉर्थ में चाहिए, एक्टिव रहेंगी और हमेशा तैयार रहेंगी। और जेंट्स को कभी कभी अगर वीकनेस है, सेक्सुअल वीकनेस है, तो उन्हें आके वहाँ नॉर्थ में भी सोना चाहिए। आसाम से केस आया हमारे पास, लड़का कहता है जी मेरी वाइफ चली गई है अपने घर और डिवोर्स मांग रही है, और अभी शादी हुई थी, शादी को शायद 6 महीने भी नहीं हुए थे। तो हमने जब उससे कारण पूछा, तो कहता जी मैं सेक्सुअली वीक हूँ और मैं कुछ कर नहीं पाता, इस वजह से वो चली गई है। तो उनको सलाह दी गई, रूम चेंज कराया गया उनको। रूम चेंज कराया तो 1 महीने के बाद मेरे पास रिपोर्ट आ गई कि जी मैं ठीक हो गया हूँ, मैंने वाइफ को बुला लिया है और मैं आज सक्षम हूँ सब कुछ करने के लिए, और हम दोनों अब फिट रहते हैं। आज इस बात को हो गए शायद 10 या 15 साल। तो आज भी उसने मुझे आसाम भी बुलाया और मुझे क्लाइंट भी काफ़ी दिए। तो आज वो फिट हैं, अपने आप सुख से रह रहे हैं। तो हमारे जीवन में ऐसी ऐसी चमत्कारी चीज़ें आती हैं, हम बयान ही नहीं कर सकते, कितनी स्टोरी सुनाएं। तो मैंने कहा था ना सर, कई दुकानें बंद होंगी आज। सर, सबकी ख्वाहिश है, जैसा आपने कहा भी, पैसा मिल जाए। सर 2025 में करोड़पति बनना है सर, कैसे बनेगा आदमी? कुछ बताइए ना। देखिए सर, अगर मैं कहूँ कि आपको रातों रात करोड़पति बनना है तो इससे बड़ी मूर्खता वाली बात नहीं होगी। हाँ, करोड़पति नहीं, आप अरबपति बन सकते हैं। हमारे भाग्य में जो लिखा होता है ना, वो तो लिखा ही होता है। हमारे कर्म जो हैं वो मैटर करते हैं। अगर आप बात करें आज हम मुकेश अंबानी की, जब मुकेश अंबानी पैदा हुआ, करोड़ों बच्चे पैदा हुए, सेम कुंडली सबकी है। कुंडली किसी एक शख्स की नहीं होती, वो टाइम की होती है। कुंडली में आपका नाम लिख दिया जाता है कि ये राम कुमार की और श्याम कुमार की, अदरवाइज उनकी कुंडली नहीं है, वो उस टाइम की कुंडली है जब वो पैदा हुआ। अब जब मुकेश अंबानी पैदा हुआ तो करोड़ों बच्चे पैदा हुए, ठीक है, सब मुकेश अंबानी क्यों नहीं है जी?
यहाँ पे फर्क पड़ता है। मुकेश अंबानी ने अपनी यात्रा कहाँ से शुरू की, उसको विरासत कहाँ मिली, वहाँ से। उसके बाप ने उसको विरासत दी और वो स्टार्ट हुआ। अब इस 3 चीज़ें हमारी होती हैं। जब भी कभी आदमी की फेलियर या सक्सेस हो, वो इन 3 चीज़ों के ऊपर गौर करे तो उसको कारण मिल जाएगा अपने सक्सेस का या फेलियर का। एक होता है हमारी काबिलियत, एक होती है हमारी रणनीति कि हम काम करने का हमारा ढंग क्या है, एक होता है हमारा भाग्य। इन 3 चीज़ों के हेर फेर से या तो सक्सेस मिलती है या फेलियर मिलता है। अब इन 3 चीज़ों में आपकी काबिलियत होनी चाहिए। मुकेश अंबानी में काबिलियत थी संभालने की, उसने संभाल लिया। अनिल अंबानी नहीं संभाल पाया। अनिल, वो हम बात की करेंगे भाग्य की। तो अब दूसरी बात, उसकी रणनीति उसके बाप ने उसको सिखा दी थी। आज वो उस रणनीति पे चल रहा है और सक्सेस है। भाग्य मुकेश अंबानी का बहुत बड़ा भाग्य कहे नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद भी वो सक्सेसफुल है क्योंकि रणनीति उसके फादर ने उसके बाप ने जो सिखाई, आज उसने उसका फॉलो किया, उसको आज कहीं का कहीं पहुंचा हुआ है। हमारा भाग्य भी जितना है, ऐसा नहीं है कि उतना ही मिलेगा। जो ये लोग कहते हैं ना, जो लिखा हुआ है वो होगा, उनको मेरे पास ले आइए, कुछ लिखवा लीजिए। कुछ लोग तो बड़ी प्रेडिक्शन करते हैं जी इस दिन मृत्यु होगी। आप लिखवा लाइए ना, ये बंदा मुझे दे दीजिए, वो आदमी मुझे दे दीजिए, उसकी इस दिन मृत्यु होगी, लिख के दे दीजिए। मैं मरने नहीं दूंगा सर। कोई भी इवेंट जीवन में जो होता है सेटल्ड नहीं होता। अच्छा। हाँ जी। आप 12 ट्रेन है। जब आप पैदा होते हैं आपको 12 में से एक ट्रेन दे दी जाती है कि आपकी 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर ट्रेन ये है। आप बैठ गए। ठीक है। अब वो ट्रेन कभी गई तो बहुत गर्मी आ गई, कहीं गई तो बहुत उजाड़ आ गया, कहीं गई तो बहुत बढ़िया मौसम आ गया। अब क्या हुआ, जब वहाँ उजाड़ आया या गर्मी है, तपिश आई, आपका शरीर अगर उसको झेलने लायक है तो आप अगले स्टेशन पे जाएंगे, अन्यथा आप वहीं ढेर हो जाएंगे। ये मृत्यु होती है। कुछ लोग मरते ही नहीं है। आज 120 साल के, 130 साल के लोग जिंदा हैं, मरते ही नहीं है। तो उनके बॉडी में जो उनकी एनर्जी है वो इतनी ज़्यादा है, वो इतने ज़्यादा पावरफुल है कि उनके ऊपर मौसम असर नहीं कर रहे, हालात असर नहीं कर रहे। आज हम लोग जैसे शहरों में, हम जैसे दिल्ली में रहते हैं, ना तो आपके पास हवा बढ़िया है, ना आपके पास पानी बढ़िया है, ना आपके पास खाना पीना बढ़िया है। जो लोग विदेशों में जाते हैं कहते हैं जी हमें बीमारियां थी जब इंडिया में थे, यहाँ आके हमें बीमारी नहीं रही। न्यूजीलैंड में मेरे क्लाइंट हैं, तो उनका तो बयान है, कहते हैं जी हमारे भूल गए हम तो शुगर क्या होती है और ये डिप्रेशन क्या होता है और हाइपरटेंशन क्या होती है, कहते हैं हमें पता ही नहीं। उनको स्किन की बड़ी ज़बरदस्त प्रॉब्लम थी, वो न्यूजीलैंड गए, यहाँ पे दिल्ली में, और वहाँ गए वो बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए हमें एटमॉस्फेयर का, वातावरण का भी बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो ऐसा ही नहीं कि सब कुछ वास्तु है, सब कुछ ज्योतिष है, ऐसा नहीं है। और भाग्य से ऊपर आप पा सकते हैं। ठीक है जी। लेकिन सर आपने मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी का जिक्र किया, क्या अनिल अंबानी ने अपना वास्तु ठीक नहीं कराया होगा? आपको लगता है वो तो सक्षम है, पैसा है, एक से बड़े एक्सपर्ट्स उनके पास होंगे सर होते रहे। हाँ। मुकेश अंबानी को जो रूल करता है वो जुपिटर रूल करता है, और अनिल अंबानी को जो रूल करता है वो मार्स रूल करता है। तो जो मार्स वाले लोग होते हैं बड़ी हाइट पे पहुंचते हैं और गिरते भी उसी हिसाब से हैं। ओके। क्योंकि इनके अंदर ईगो बहुत होती है। तो अनिल अंबानी में जब आप नोटिस करेंगे, देखेंगे, उसके अंदर अपने आप में ईगो बहुत है, जिस वजह से किसी काम को पूर्ण नहीं कर पाता वो। और अभी शायद अनिल अंबानी का आप नोटिस करेंगे कि इसका टाइम फिर से डाउनफॉल शुरू हो गया है और आने वाले इससे भी नीचे सर। हाँ जी, अब फिर और नीचे जा सकता है। 2025-26 इसके वर्स्ट ईयर होंगे। और मुकेश अंबानी के हैं तो उसके भी डाउन, पर एक वो कहावत है ना कि सैटेलाइट को जब उसके एक जोन में छोड़ दिया जाता है तो अपने आप चलता रहता है। तो जब इतनी हाइट पे कोई पहुंच जाता है उसकी स्थिति ऐसी हो जाती है। आज जब हम बात करें श्री नरेंद्र मोदी, हमारे प्रधानमंत्री, उनकी बात करें, उनका वक्त भी डाउन होने जा रहा है। कब से हो चुका है? स्टार्ट तो हो चुका है। आज 1%, 2% पे आ गए हैं। अच्छा। और मार्च तक आ जाएंगे 5% पे। 2025 मार्च में। उसके बाद ऐसे धीरे धीरे चलते जाएंगे। तो 2025 में समझता हूँ हो सकता है इनको पता ना लगे। ऐसे ही हुआ था जब 2015 में 14 से खराब हो गया था समय, शनि चेंज हुआ था। 15 में मार्च अप्रैल तक लोगों को पता ही नहीं चला कि हाँ हमारा समय खराब है। उसके बाद थोड़े से डाउन जाने शुरू हुए।
क्योंकि जब एक कोई गाड़ी आ रही है, आप ब्रेक मारोगे तो यही नहीं रुकेगी, वो जहाँ ब्रेक मारी आपने, वो थोड़ी दूर जाके रुकेगी। तो वो इम्पैक्ट पिछले उसका आता रहता है। ऐसे जब बुरा वक्त होता है, अच्छे में आना होता है, तो भी इम्पैक्ट थोड़ा सा टाइम लग तो जाता है। मोदी जी के बुरे वक्त का एक्सट्रीम पार्ट क्या होगा सर? मतलब ही विल बी रिप्लेस, उनकी जगह कोई और क्या होगा? होगा कि सरकार गिर जाएगी? एग्जैक्ट क्या होगा सर? नहीं, एग्जैक्ट तो देखो नहीं कहा जाता। मैंने जैसे बताया, ट्रेन में आप बैठे हुए हैं, वो ट्रेन जा रही है, हालात, अब वहाँ हालात आंधी तूफान के इस टाइम हालात हैं। 25-26 के अंदर आंधी तूफान, बवंडर, आग लगना, भूचाल आना, मतलब हालात बड़े डिफिकल्ट हालात से गुजर रही है ट्रेन हमारी। जब ऐसी पोजीशन होती है तो कुछ भी हो सकता है। अब क्योंकि मोदी जी की कुंडली, जो बेसिक कुंडली है, वो बड़ी स्ट्रांग है। जब बेसिक आपको ट्रेन के अंदर फर्स्ट क्लास के डब्बे में, फर्स्ट एसी में बैठे हुए हैं, अगर ट्रेन में कोई ऊंच नीच होती है तो आपको नुकसान मिनिमम होगा। सेम पोजीशन मोदी जी की है। तो उनको बाय बर्थ उनको ऐसी हॉरोस्कोप मिली है, वो राजा हैं। तो आपको अगर उनको नुकसान होता है, बहुत कम नुकसान होगा और वो निकल जाएंगे। आज तक उनकी हिस्ट्री मैंने जब देखी तो उसमें भी मैंने कहीं ऐसा नहीं देखा कि उनको बहुत बड़ा कोई नुकसान हुआ है, खराब टाइम में कुछ डाउन हुए हैं। 2015 में जब ये प्रधानमंत्री बने, 14-15 में, बड़े सारे ज्योतिषियों ने, बड़े बड़े ज्योतिषियों ने एक वक्तव्य छोड़ा कि जी ये तो साढ़सती चल रही थी और प्रधानमंत्री बन गए। ऐसा नहीं होता सर। उनकी कैलकुलेशन गलत थी, वो कैलकुलेट नहीं कर पाए मोदी जी को। इनको नहीं कर सकता कोई, इनकी कुंडली कुछ बोलती है, होता कुछ है इनके साथ। तो ये सीन सर हमारे पास, हमें कुदरत ने कुछ ऐसी नॉलेज दी है कि हम ये चीजें डिटेक्ट कर लेते हैं। तो मोदी जी के कौन कौन से साल खराब आने वाले हैं आगे? 25-26। उसके बाद ही विल कम बैक? यस, ये दोबारा से 8 साल मिलेंगे इनको और ये फिर से फ्लाई करेंगे। क्योंकि सर कई इंटरनेट पे यही समझा रहे हैं कि बस मोदी जी लास्ट फेज में है। नहीं नहीं सर, नहीं, वो गलत सोच रहे हैं। इनको पता ही नहीं ये चीज क्या है मोदी। जो लोग ऐसी बातें करते हैं, अभी पीछे जब इलेक्शन हो रहे थे तो बड़े यूट्यूब चैनल के ऊपर जी ये तो बर्बाद हो गए, पिट गए, एक सीट नहीं आएगी, ये होगा वो होगा। और आप मेरी अगर वीडियो देखेंगे, मैंने बोला था, मैंने कहा मोदी खड़ा है, कुछ नहीं होगा इसको। आज क्या होने जा रहा है? अगर हम दिल्ली इलेक्शन की बात करें, दिल्ली इलेक्शन उस टाइम पे हो रहा है जब शनि चेंज हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। अगर कहीं आम आदमी पार्टी आ गई दिल्ली के अंदर, तो आप नोटिस करेंगे यहाँ इतना बवाल मचेगा, पूछिए मत। अगर आ जाए, आपको क्या लग रहा है? नहीं आएगी? आनी तो नहीं चाहिए सर। अच्छा। क्योंकि हालात ऐसे हैं इनके सबके, केजरीवाल के भी और आम आदमी पार्टी के भी। नहीं, आप हालात जनता के लिहाज से कह रहे हैं नहीं, या उनके? एस्ट्रोलॉजिकली। ओके। एस्ट्रोलॉजिकली इनकी स्थिति बड़ी वीक है, बहुत खराब है। आने तो नहीं चाहिए, पर अगर आ जाते हैं तो स्थिति और नाजुक हो जाएगी, दिल्ली के लिए खतरनाक साबित हो। तो अरविंद केजरीवाल, आतिशी, सिसोदिया, सबके हालात खराब? सबके हालात खराब है। ये पूरी जो टीम है ना जी, इस टाइम ये डाउन जाने वाली है। अब होता क्या है, 2014-15 में मोदी जी आए, प्रधानमंत्री बने, इनका समय खराब था। 2012-13-14 इनका गोल्डन पीरियड था। उसने इनको जंप दिया और लाके पीएम बना दिया। अब जब ये पीएम बन गए तो 15-16 में पूरी जनता, सारा देश इनके अगेंस्ट हो गया। ये डिसीजन, ऐसे ऐसे डिसीजन इन्होंने लिए। हो सकता है उस टाइम इनको पता हो कि मैं ठीक कर रहा हूँ, पर इनके अगेंस्ट हो गई हवा। हर आदमी इनको कोसने लग गया कि इन्होंने ये कर दिया, वो कर दिया, और हवा इनके अगेंस्ट हो गई। तो खराब समय जब होता है, मोदी जी का समय खराब था 15-16 जी। तो इन्होंने 15-16 में अपने अगेंस्ट, सारे इनके लोग इनके अगेंस्ट हो गए। सब कुछ उल्टा, जो दाव खेलते वो उल्टा पड़ता, जो दाव खेलते वो उल्टा पड़ता था। तो अब उसके बाद से तो बस इनका गोल्डन पीरियड शुरू होता है 2019 से, और उसके बाद 2020, 21, 22, 23, 24 ये समझ लीजिए इनके गोल्डन पीरियड थे, जिसमें से अब ये निकल के जा रहे हैं। तो इतना खास असर मुझे 25 में नहीं लगता, 26 में थोड़ा बहुत असर शुरू हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं कि धाराशायी हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, डेथ हो जाएगी, मर जाएंगे, न, कुछ नहीं होता अभी इनको। तो सर मोदी जी के बारे में तो बहुत सारी बातें की, योगी जी के बारे में जानना चाहता हूँ सर। यूपी की सत्ता की कमान उनके हाथ में है, तो योगी जी को कैसे आंक रहे हैं आप? सर वक्त बड़ा बलवान होता है। योगी जी का जब वक्त था, सब कुछ हुआ, उन्हें जबरदस्ती पकड़ के सीट पे बिठा दिया गया। योगी जी का भी समय डाउन जाने वाला है। अरे, तो 2025-26 इनके लिए भी थोड़ा सा टाइट हो सकता है। तो देखिए क्या होता है। और मुझे नहीं मालूम यूपी में इलेक्शन कब होने हैं, क्या होना है।
अगर 25-26 में नहीं हुए तो मोदी जी दोबारा स्टैंड कर जाएंगे, ये योगी जी दोबारा स्टैंड कर जाएंगे। होता क्या है, हम बात करते हैं जी 25-26 में खराब है, 2 साल 2.5 साल होते हैं, शनि का जो साइकिल होता है 2.5 साल का होता है, 2.5 साल खराब है। हुआ क्या, अब जैसे मोदी जी 19 में आ गए, 19 के बाद इलेक्शन कब होने हैं, 5 साल बाद। अब 24 में आए, अब 24 के बाद इलेक्शन कब होंगे, 5 साल बाद। अब जो खराब समय है वो तो रहेंगे ही ना, उसमें आप क्या कर लोगे। 29 में इलेक्शन दोबारा होंगे तो डेफिनेटली मोदी जी वापस आएंगे। कब तक का भविष्य देख रहे हैं उनका आप? जब तक जिंदा है, मतलब जब तक वो जीवित हैं तब तक वही प्रधानमंत्री रहेंगे? प्रधानमंत्री की बात नहीं मैं कर रहा, हाँ। ये दोबारा से अपनी बुलंदी पे आ जाएंगे। तो इनका जो सिनेरियो है, जब आदमी इस मुकाम पे पहुंच जाता है ना, वो तब गिरता है जब बहुत बुरी पोजीशन आ जाए। और वो पोजीशन आती है इनकी, आप समझ लीजिए 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 में। अच्छा। उस टाइम इनके लिए बड़ा खतरनाक पीरियड होगा, तब कुछ हो जाए तो हो जाए, अदरवाइज अभी तो कुछ नहीं होगा इनको। उनके दीर्घायु होने की भी कामना पूरा देश करता है। सर, क्या हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कई लोग क्लेम करते हैं ऐसा कि कोई उम्र का फिगर मिल जाए उनका कि वहां तक मैंने वो ठीक आपको रहने बताया वाला। जो 31-32 है, उसमें एक आंधी आएगी, एक तूफान आएगा इनके जीवन में। अगर ये बच गए तो फिर से इनको आने वाले कई साल मिल जाएंगे। मृत्यु का ऐसा कोई सीन नहीं होता कि उस दिन होगी। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि ऐसा कोई व्यक्ति है जो मृत्यु को प्रिडिक्ट कर सके, वो मुझे प्रिडिक्ट करके दे दे, वो आदमी दे दे कि जी इस आदमी की मृत्यु इस दिन यहाँ होगी, मैं मरने नहीं दूंगा सर। मैंने अपने आप को बचाया है। 1973 22 जुलाई 1973 मेरे ऊपर बस चढ़ गई थी और मेरी रीढ़ की हड्डी सारी टूट गई, 8-9 जगह से रीढ़ की हड्डी टूट गई। मेरी आज भी उल्टी पुल्टी जुड़ी हुई है, मेरी दोनों टांगें सुन्न है। तो वो मृत्यु डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे कि जी ये बच्चा 5-6 घंटे में मर जाएगा। नहीं मरा मैं, उन्होंने फिर ट्रीटमेंट शुरू किया और मैं आज आपके सामने बैठा हूँ। 73 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था। तो मेरी जो नॉलेज है, मेरा जो अनुभव है, वो ये है कि ये सब चीज़ें, कोई चीज़ फिक्स नहीं है। आप हर रोज सुबह उठ के अपना भाग्य खुद लिखते हैं, कोई नहीं लिखता, कोई बैठा हमारा भाग्य नहीं लिख रहा। आपके अंदर एक आत्मा है जिसको हम एटम कहते हैं, आत्मा कहते हैं। वो एटम का एक सॉफ्टवेयर है, उसकी एक ऑरा है। आप जो भी करते हैं उसके अंदर फीड होता जाता है, डाटा उसमें फीड हो रहा है। आप कर लो ना, किसी के साथ जितनी चालाकी करनी है, जितना किसी के साथ कुछ करना कर लो, हो तो आपके अंदर रहा है फीड, और वो फीड होगा, आपके दिमाग में जाएगा, उसमें रासायनिक क्रिया होगी, केमिकल रिएक्शन होगा और आपकी बॉडी में जाएगा, आपके अंग खराब कर देगा। तो बड़ी सिंपल सी थ्योरी है। जो लोग कहते हैं ना भगवान लिख रहा है और भगवान को जाके मना दे हैं जी, उसको पैसे चढ़ा देंगे, चलो छूट मिल जाएगी, कुछ नहीं होगा। आपको खुद पता है कि मैंने क्या किया है, वो बड़ी बात है। ठीक है सर, इसी के साथ कुछ कुछ लोग और हैं जिनके बारे में मैं जानना चाहता हूँ। राहुल गांधी का बहुत सपना है सर, देखिए और सर, उनकी पार्टी का भी बहुत बड़ा सपना है उनको लेके। आप हंसने लगे सर राहुल का नाम लेके। सर मैं क्या बताऊं, राहुल गांधी की कुंडली के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं वो बदल ही नहीं सकते। आप इनको बोलने से मना कर दीजिए कि तुमने नहीं बोलना, ये रुक ही नहीं सकते। आप इनके होठ सी दीजिए, ये तो नहीं रुक सकते। इनकी कुंडली के अंदर दूसरे घर में राहु बैठा है, और वो घर होता है जबान का, मुंह का। तो जहां राहु बैठ गया उसने तो बुलवाना है, और गलत बुलवाना है कि लोग आपके बोलने से आपके शत्रु हो जाएं। एक ये बात हो गई। दूसरा, इनका जो बृहस्पति है, इनकी मकर लगन की कुंडली है और बृहस्पति इनके 10वें भाव में बैठा है। जब 10वें भाव में बृहस्पति आ जाता है तो पिता की मृत्यु कर देता है। तो इनके पिता की मृत्यु जल्दी हो गई। अब पिता की मृत्यु हुई, उसके बाद वो क्या कर रहा है, इनकी जेल की तैयारी कर रहा है। तो इनको जेल यात्रा तो डेफिनेट है। कब? अब तक तो इनका समय था खराब, उसमें इन्होंने बीज बो दिए, अपनी तैयारी कर ली जेल यात्रा की। अब कब फसल कटती है, अब इनका समय अच्छा शुरू हो गया है। अब वो फसल कब कटती है वो देखने वाली बात है। ऐसा नहीं होता कि अच्छे टाइम पे हाथ से नहीं होते हैं। मेरे साथ आप कह रहे हैं राहुल गांधी को जेल होगी? यस,
इनकी जेल यात्रा के योग हैं और बड़े भयंकर योग हैं, बड़े भयंकर योग हैं। तो इसलिए ये तो डेफिनेट है, कब होगी कैसे होगी वो किसी भी टाइम पे घंटी बज सकती है, अदरवाइज होगी जरूर। सर जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ और मैं आपको देख रहा हूँ तो पता नहीं क्यों मुझे अमित शाह भी याद आ रहे। अमित शाह सर या मोदी जी की जगह कोई रिप्लेस होगा तो अमित शाह होगा, योगी नहीं होंगे? योगी नहीं होंगे। आज 2025-26 की बात कर रहा हूँ, ये उसके बाद कुछ हो जाए तो हो जाए, क्योंकि योगी जी का बड़ा समय थोड़ा क्रूशियल टाइम शुरू होने जा रहा है, ऐसे टाइम के ऊपर कुछ होता नहीं। ये डिफरेंट व्यू है सर, क्योंकि ऑलमोस्ट लोग मोदी जी का रिप्लेसमेंट योगी को ही बोलते हैं। सर कहने से कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, हमारे कहने से वक्त बड़ा बलवान है। तो देखते हैं क्या होता है उस टाइम पे। बाकी मेरी नज़र से ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा, क्योंकि अमित शाह जितने पावरफुल आज हैं उनका गोल्डन पीरियड शुरू हो गया है। अच्छा। अभी भी आज तक भी अगर आप उनका इतिहास देखो तो भी लगभग गोल्डन पीरियड में ही जी रहे थे। मैं वही कहने वाला था। यस, अभी तो अब शुरू हुआ है उनका गोल्डन पीरियड। जब आपने नॉर्मल टाइम में आदमी ने इतनी तबाही मचा दी तो गोल्डन पीरियड में क्या करेगा? हाँ ठीक है। राजनाथ सिंह, ये इन सब के गोल्डन पीरियड शुरू हो रहे हैं, जा रहे हैं। अच्छा। हाँ, ममता बनर्जी, ममता बनर्जी का भी गोल्डन पीरियड शुरू हो रहा है। अरे सर क्या बात कह रहे हैं। यस, हाँ। आप तो वो देखिए, ऐसे ही केंद्र सरकार को चेताती रहेंगी, चैलेंजेस देती रहेंगी। देती रहेगी। और 2028-29 में ममता बनर्जी ढेर हो जाएगी। यस, तो उनकी ये स्टोरी है। तो इस तरीके से हर आदमी जब हमारे सामने, जैसे अमित शाह आया, मुझे कुंडली उंडली ज़्यादा नहीं मालूम होती, पर शक्ल से थोड़ा सा मैं पहचान लेता हूँ आदमी के, इसकी चाल क्या है। सर बहुत सारे लोग ये भी जानना चाह रहे थे कि जो बच्चे अब 2025 में पैदा होंगे उनके लिए ये साल क्या कहता है? देखिए 2025-26 में हमारी जो हॉरोस्कोप होते हैं ना, उसमें मेन जो प्लैनेट काम करता है वो सैटर्न है, शनि। तो शनि 12 नंबर में आ जाएगा, और शनि 12 नंबर में जब आ जाएगा तो बच्चे भाग्यशाली होंगे। और अगर हम बात करें 2020 से 24 तक की, वो महाभाग्यशाली योग है। अच्छा। जो बच्चे पैदा हुए हैं इस टाइम पे उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, उनके बाद धन अपने आप आएगा, और जिस घर में रहेंगे उस घर में आएगा। अच्छा। आप अगर धीरूभाई अंबानी की बर्थ ईयर पे जाएं तो शायद उनका बर्थ 32 का था। आपने ज्योतिष आपको नहीं आती, आपने सीखनी भी नहीं, ओके, आप अपने आप जान लेंगे कि ये शख्स भाग्यवान है और नहीं है। अच्छा। मैंने आपको बोला 2020 से लेके 24 तक के जितने बच्चे पैदा होंगे सभी भाग्यवान होंगे। उसमें 99% आप लगा लीजिए भाग्यवान होंगे। किसी के बहुत खराब योग आ गए तो बात दूसरी। धीरूभाई अंबानी की का बर्थ ईयर 32 है। 32 में आप 30 जोड़िए। सर 32 में 30 जोड़ेंगे तो 62 हो जाएगा। 62, 92, आप फिर 30 में फिर 92, 92 के बाद फिर जोड़िए 22। धीरू भाई अंबानी जैसा भाग्यवान था, वैसे ही ये सब भाग्यवान ईयर हैं। आपने कोई जो ईयर मैंने बताया आपको 20 से 24 भाग्यवान ईयर हैं, उसमें आप 30 जोड़ दो ना किसी भी साल में। एक और ईयर ऐसा है 12-13-14, 2012-13-14 में जो बच्चे पैदा हुए हैं बड़े भाग्यवान हैं। शनि अपनी उच्च राशि में था 7 नंबर में, उसमें भी 30 जोड़ते रहो। जितने पीछे मिलेंगे आपको सब इसी ईयर में मिलेंगे, जितने भाग्यवान लोग मिलेंगे, जिन्हें कुछ नहीं किया और थाली में सज के उनको सामान मिला है। तो ये ऐसे ईयर होते हैं। ठीक है सर, बहुत सारे घरों में कैंसर के मरीज बहुत पाए जा रहे हैं आजकल जी, और कैंसर बहुत आम हो गया है, सर्दी जुकाम जैसा हो गया है। पहले हम दूर दूर सुना करते थे किसी किसी को कैंसर है, लेकिन अब कॉमन हो गया है। सर क्या 2025 को कैंसर के साथ या आने वाले साल में कोई कैंसर पैंडेमिक बन जाएगा, या फिर किन घरों में होता है, थोड़ा सा इस पे रोशनी डालिए। देखिए 2025 की अगर हम बात करें तो यस, ये थोड़ा सा बढ़ सकता है, क्योंकि ये जो ईयर है 2025-26 ये ऐसे ईयर हैं इसमें बीमारियां बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो उसमें बढ़ोतरी हो सकती है। जब हम इसके कारण पे जाते हैं तो कारण इसका कुछ और होता है।
जितनी और चीजें होती हैं, इसका कारण, मेन कारण ये होता है कि आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी, जिस वजह से आपकी नसें अपने आप बढ़नी शुरू हो जाती हैं, आपके अंदर अपने आप जो एटम है, जो वो मॉलिक्यूल्स हैं, वो बढ़ने शुरू हो जाते हैं और उनकी ग्रोथ, अननेसेसरी ग्रोथ शुरू हो जाती है। उसे कैंसर कहते हैं। अब ये सपोर्टिव चीज़ें हो जाती हैं, जैसे कुछ कहते हैं जी बाथरूम नॉर्थ ईस्ट में है तो कैंसर हो जाएगा। ये बेवकूफ़ों का कथन है। ये मूर्ख लोग जो होते हैं ना, जिनको वास्तु की ABCD नहीं मालूम, ये वो लोग बोलते हैं। बाथरूम से कुछ नहीं होता। बाथरूम 3 तरह के होते हैं। एक होता है परंपरागत, मेहतर अगले दिन सुबह आते थे, मल उठा के लेके जाते हैं। एक होता है बाहर खेतों में जो जाते हैं, और एक होता है मॉडर्न, जो आज हम लोग यूज़ करते हैं। अगर मॉडर्न बाथरूम किसी के घर में है, नॉर्थ ईस्ट में है, सबसे ज़्यादा खूबसूरत, सबसे ज़्यादा सजा हुआ, मेंटेन्ड, और उसकी कोई मेंटेनेंस नहीं निकलेगी, ये सिम्टम है। जैसे हमारी बॉडी सिम्टम करती है, कहीं दाने, कहीं जबान पे छाले, कहीं कुछ आ जाता है जब हमें अंदर कोई विकार होता है। इसी तरीके से जब आपके घर में अगर बाथरूम कहीं है और उसमें विकार है, तो वो बता देगा आपको। आप देखिए अपने आप ना, आपके बाथरूम का टैप लीक करेगा, सिस्टम खराब हो जाएगा, और आपको कब्ज हो जाएगी। यहाँ से स्टोरी स्टार्ट होती है। आपको कब्ज हो जाएगी, कब्ज के बाद बीमारियाँ बढ़ेंगी, लीवर, किडनी, इन सब के ऊपर इम्पैक्ट होना शुरू हो जाएगा अगर बाथरूम खराब है तो। हम रोज़ घरों में जाते हैं, हम सबको ये कह देते हैं हमें कुछ नहीं बताना अपने अपने बारे में, हम बताएंगे ना आपको क्या है। वही बात है। यस। नहीं, अब वास्तु वाला अगर आके आपसे पूछे जी आपको क्या बीमारी है बताओ, तो यार इससे बड़ा बेवकूफ़ आदमी कौन होगा। यार तुम डॉक्टर हो, नब्ज पकड़ के बताओ ना। हम जब घर में घुसते ही हमें पता लग जाता है इस घर का सीन क्या है। हम उन्हें मना कर देते हैं, आप नहीं बताओगे। अभी हम 10-15 दिन पहले एक को गए, बाथरूम उनका साउथ वेस्ट में बना हुआ था, बहुत खूबसूरत बाथरूम। और क्योंकि साउथ वेस्ट का बाथरूम बढ़िया नहीं होता, खूबसूरत नहीं बनता, अच्छा। पर उनका बना हुआ था। ओके। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी आपको कौन यूज़ करता है? कहते जी मेरा बाथरूम मैं यूज़ करता हूँ। मैंने कहा कब्ज रहती है? वो पलंग पे जाके सर पकड़ के बैठ गया। कहता जी रहती है, मुझे रोज डॉक्टर से जाकर निकलवाना पड़ता है। अरे बाप रे। तो इस तरीके की हमें स्थितियां मिलती हैं। एक मोहम्मदन थे, उनके घर हम गए, तो एक जगह पे बेड सा लगा हुआ था। तो जब गए मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी ये आपने यहाँ कौन सोता है? कहता जी बेटा सोता है। मैंने कहा कहाँ है वो चुप। मैंने कहा यहाँ मत सुलाना। कहते क्यों जी? मैंने कहा पागल हो जाएगा। कहते जी पागल खाने में है। सच में? जी। आपके दूरदर्शन में मैं गया जब मुझे फर्स्ट टाइम, मेरा वहाँ उन्होंने शो रिकॉर्ड किया। अमर सिंह जी, अमरनाथ जी, अमर से नाम थे, करनाल रहते थे। तो मेरे 3 जगह इंटरव्यू लिए गए, डिफरेंट पार्ट में। मुझे कहते जी क्या होता है वास्तु से, इससे ये है वो है, मतलब वो चाह रहे थे कि ना हम एंटरटेन करें। मैंने कहा जी इस चेयर पे कौन बैठता है? वहाँ 3 चेयर थी, 3 टेबल चेयर लगी हुई थी। मैंने कहा जी इस टेबल पे कौन बैठता है? कहते जी हमारे वो हैं, ये डिपार्टमेंट के हेड है। मैंने कहा जी कहाँ है? कहते अभी घर है अपने। मैंने कहा डिप्रेशन में गए या नहीं? कहते जी यस डिप्रेशन में है। तब उन्होंने मुझे ले जाके स्टूडियो में बिठाया, मेरा प्रोग्राम शूट किया। अरे सर, तो सर ये, हाँ, ये बचपन से, मतलब मेरे को, मैं 5th-6th क्लास में था, और मैं ये समझता हूँ कि ये नॉलेज मेरे पास इस बात की नहीं, कहीं नहीं, शास्त्रों में लिखी नहीं ना ये बातें। सर आप 1 सवाल का जवाब दे रहे हैं ना, मेरे अंदर 5000 सवाल आ जा रहे हैं। जरूर, इतने सारे सवाल मेरे जहन में आ रहे हैं, और मतलब गजब है सर, जितनी चीजें आप बता रहे हैं और इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है। जी जी, जी। सर मैं कहीं पढ़ रहा था और सुन भी रहा था कि जो घर है उनकी भी अपनी एनर्जीज है, और घर बूढ़े होते हैं। मतलब मैं सुना तो बड़ा स्तब्ध हो गया। और वो साहब समझा रहे थे, ये सब इंटरनेक्टिव खेल है आजकल, तो वो समझा रहे थे कि भाई घर चेंज करते रहो। सर घर कैसे चेंज हो जाएगा? सुनिए, बड़ी मेहनत से तो बन रहा है। सुनिए, शास्त्रों में लिखा है, कुछ नक्षत्र का योग बताया गया है कि अगर आप इस योग में घर का निर्माण करते हैं तो वह घर 10 साल के बाद खत्म हो जाएगा। अच्छा। अगर आप इस योग में घर का निर्माण करते हैं तो ये 50 साल चलेगा। अगर आप इस घर में योग में घर का निर्माण करते हैं तो 100 साल चलेगा। इसमें निर्माण करते हैं तो 1000 साल चलेगा। ठीक है।
हमारे एक क्लाइंट हैं गाजियाबाद में, बहुत बड़ी हवेली सी है, उसमें रहते हैं। हाँ हाँ। 1932 में वो हवेली बनी थी, आज भी है। उसके जीने इतने छोटे हैं कि आपको ऐसे कंधे सुकोड़ के ऊपर चढ़ना पड़ेगा। पुराने ज़माने की बनी है, इतने पुराने 1932 की बनी हुई हवेली है। आज वो इतना ज़्यादा राइज कर गए हैं, उनका रियल एस्टेट का काम है गुड़गांव के अंदर, और बहुत हाई लेवल पे हैं, और वो तब से आज तक रह रहे हैं। अगर हम इस बात को माने कि यस, घर की एनर्जी 100 साल में, 200 साल में ख़त्म हो जाती है, बदलते रहो बेवकूफ़ों की तरह, तो इस सारी इसकी कहानी कहाँ खड़ी रहती है ना। ये सब चीज़ें नगण्य सी हो जाती हैं अगर हम ऐसी चीज़ों को देखते हैं। और भी बड़े सारे प्रमाण हैं हमारे पास कि ऐसा कुछ नहीं होता कि उसकी एनर्जी ख़त्म हो गई। एनर्जी तो रिफ्रेश होती रहती है, हमेशा चल रही है। हमारे अर्थ के अंदर जो ग्रेविटी फील्ड है और हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये सारी मूवमेंट में है, कुछ भी रुका हुआ नहीं है, ये सब फ्रेश हो रहा है। तो आप इस तरीके से, तो अगर हम बात करें कि अगर हम घर की बात कर रहे हैं, छोटा घर है, चलिए हम उसकी बात करते हैं कि जी वो 10-20 साल 30 साल में बदलना चाहिए, वो उसकी एनर्जी खत्म हो गई, तो यार अर्थ तो करोड़ों साल से चल रही है। सही बात है भाई, अर्थ चल रही है, पूरा ब्रह्मांड चल रहा है, करोड़ों अरबों साल हो गए इनको चलते हुए, तो ये तो खत्म हो जाना चाहिए था। सब बहुत ट्रोल होने वाले हैं आप। शास्त्रों में एक कथन लिखा है कि यत्र पिंडे तत्र ब्रह्मांडे, जो एक पिंड में है वो पूरे ब्रह्मांड में है। तो हम परिकल्पना कर सकते हैं कि हमारा जो एक पिंड हमारा घर है वो पूरा ब्रह्मांड है। अगर हमारा घर खत्म हो सकता है, उसकी एनर्जी खत्म हो सकती है, तो इस ब्रह्मांड की एनर्जी भी खत्म हो सकती है। तो इसलिए सर, ये आज इतना बड़ा विज्ञान हमारे पास है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। तो सर, ये तो सिर्फ हमें समझना चाहिए और इसको अमल करना चाहिए। आपने कुछ नहीं करना। बड़े बड़े लोग, नेखा लोग आते हैं, मैंने यूं तीर मार दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। मैं कुछ नहीं कर दिया तूने। मैं, तेरी औकात कुछ नहीं है, ये तेरी कुंडली और तेरा घर है। मैंने कहा छोड़ देना घर। रोहिणी के अंदर एक बहुत बड़ा बिल्डर था जी। अच्छा। उन्होंने मुझे सन 2000 में या 97 में उन्होंने मुझे बोला, गुप्ता जी आप सिर्फ मेरे लिए काम करोगे, आप किसी के लिए काम नहीं करोगे। बताओ, मुझे कीमत बताओ। मैंने कहा देख, ऐसी बातें मत कर, अगर तू कीमत वाली बातें करेगा तो मैं अवेलेबल नहीं हूँ। अगर तू प्रेम से कहेगा गुप्ता जी मुझे आप चाहिए, तो यस मैं हाजिर हूँ। खैर, उसने मुझे सारी सहूलतें दी, 5-7 गाड़ियाँ दे दी, कोठियाँ शोठियाँ, फार्म हाउस, ये वो जो कर सकता था उसने मेरे लिए किया। अब वो कहता है गुप्ता जी यार वास्तु में ऐसा वैसा होता है, वो यूँ कहता है, वो यूँ कहता है। मैंने कहा कुछ नहीं। मैंने कहा तेरे पास जितनी दौलत है, जितनी संपत्ति है, जितना भाग्य है, तेरा भाग्य बहुत बली है, सब इकट्ठा आज लिख ले एक कागज पे। जिस घर में मैं रहता हूँ उस घर में 1 साल रह ले, तेरे को समझ आ जाएगी। कहता जी फिर आप क्यों रहते हो उस घर में? मैंने कहा यस मैं रिसर्च पे हूँ यार। मैंने 79 में मैंने रिसर्च शुरू की। अच्छा। अब जो शास्त्रों में लिखा है और जो व्यवहार में देखते हैं बिल्कुल अलग। शास्त्र अधूरे हैं। क्यों अधूरे हैं? जिस टाइम पे शास्त्र लिखे गए उस टाइम पे हमारा ये सिस्टम था ही नहीं, ना मल्टी स्टोरी थी, ना जीने थे, ना हाइट थी। सही बात है। ना लैट्रिन बाथरूम घर में होते थे, कुछ नहीं था। तो एक जिज्ञासा मन में आई कि यार ये सब क्या है, हम कहाँ उलझे पड़े हैं। शास्त्र कुछ कह रहे हैं, हो कुछ रहा है। तो सर मैं चला गया रिसर्च पे। अच्छा। मैं खुद भी चला गया और कुदरत भी मुझे धकेलती रही। मैं जब एक्सीडेंट की बात कर रहा हूँ तो एक्सीडेंट जब 73 में हुआ, हम एक ऐसी जगह चले गए, शिफ्ट हो गए, जहाँ वो चबूतरा लाशें डाल के 20,000 सैनिक मरे थे। निकलसन पार्क में एक युद्ध हुआ था 1954 में, 1854 में। वो लाशें वहाँ डाल के उसके ऊपर चबूतरा बना दिया गया, सिविल लाइन में आज भी है। अब वहाँ हम जा रहे थे तो मेरा एक्सीडेंट हो गया। हम शिफ्ट हो रहे थे। अब जब हम वहाँ रहे, क्योंकि मैं 1 साल 1.5 साल बेड पे रहा, तो वहाँ रहा तो हर घर में कुछ ना कुछ अजीब अजीब, किसी का कुछ हो रहा है, किसी का कुछ हो रहा है, कोई पागल हो रहा है। तो सारी स्थितियाँ देखने को मिली। अब थोड़ा जब हम ठीक हुए, मैं ठीक हुआ जाके, मैं हमारे पीछे बहुत बड़ी लैंड थी, कच्ची लैंड जिसमें सब्जी वगैरह उगाई जाती थी। उसमें जब खुदाई करते थे
तो उसमें से कभी हाथ निकल आया, कभी पैर निकल आया, कभी खोपड़ी निकल आई। अब वहाँ लाशें दबी हुई थी तो निकलनी थी। तो नेचर ने क्या किया, मुझे ऐसा लगता है नेचर मुझे धकेल दिया, जा बेटा और सीख और सीख। वहाँ से मुझे ये ज्ञान मिला कि जिस भूमि के नीचे लाश दबी होती है, हड्डियाँ दबी होती हैं, इसे शल्य शोधन बोलते हैं शास्त्रों में, उसके ये परिणाम होते हैं। तो इस तरीके से अब वहाँ से हम शिफ्ट होते हैं। जब मुझे थोड़ा सा वहाँ मैंने सेल्फ स्टडी की, 1.5 साल मैंने सेल्फ स्टडी की बेड पे रह के। अब जब वहाँ से हम निकलते हैं, मैंने घर देखता हूँ, टूटा फूटा सा घर, 77 में बाढ़ आई थी मॉडल टाउन में, टूटा फूटा घर था। तो हमने उस घर को मैंने रेंट पे ले लिया। उस घर में हम रहने लगे। अच्छा। वहाँ जो चमत्कार हुआ मैं शायद लाइफ में सोच भी नहीं सकता और कोई भी नहीं सोच सकता। एक शख्स हमारे पास आता है, कहता जी आप घड़ी का काम कर लीजिए। हम 3 भाई थे, तो भाई कहता जी कर लेते हैं। तो हमने कहा जी पैसे नहीं है। उन्होंने कहा पैसे नहीं है हमारे पास। कहता कोई बात नहीं, मैं दूंगा। उसने हमें पैसे दिए, मैं माल लेने गया, माल लाया, बेच दिया, डबल हो गए। फिर गए अगले दिन, फिर लाए, फिर बेच दिया, फिर डबल हो गए। करते करते हमारा, आप समझ लीजिए कि हमने 1 साल में न्यू लाजपत राय मार्केट में दुकान खरीद ली। उस समय बताइए। अब वहाँ आलम क्या था, दुकान पे डेली सेल होनी 20 करोड़ की, 25 करोड़ की। 100 का नोट होता था, 500 का नोट था नहीं। बोरियों में नोट भरने, रात को टेम्पू में लादने और घर पे ले आने। घर के किसी दरवाजे में चिटकनी नहीं थी। टूटा हुआ घर था। कमरा भर लिया जी, नोटों से कमरा भर जाता था। फिर हम ले जाते थे बैंक। जब हम बैंक में पैसा लेके जाते थे, बैंक दरवाजा बंद कर देते थे, बैंक बंद है जी। सारे लोग गिनने में लग गए, मशीनें भी नहीं होती थी। ये आलम रहा उस घर का। हमने बहुत बड़ा महल बनाया और महल बना के उसमें शिफ्ट हुए। सारा शास्त्रों के हिसाब से महल बना, वो बहुत बड़ी कोठी बनी, बीच में से जीना और ये वो लेविशली। जो पैसा बहुत था, 3, 4, 5 बिल्डिंगें कन्वर्ट पे उसमें खरीद ली। पैसा ऐसे आ रहा था पूछिए मत। उसमें हो गए शिफ्ट, उसमें शिफ्ट हुए, सब कुछ खत्म हो गया। तो मेरे पास वो अनुभव है, मैं ये बताना चाहता हूँ, मैं स्टोरी नहीं सुनाना चाहता, मैं वो अनुभव बताना चाहता हूँ कि जो मेरे को मिला। हाँ, फर्श से अर्श और अर्श से फर्श। ओके। हमारे पास वो सीन होता था, वो तरीका होता था। हम किसी 5 स्टार होटल में जाते थे या प्राइम में जाते थे, कितने रूम खाली हैं, कहता है 24 रूम खाली हैं, बुक कर दे सारे। हॉल भी बुक कर दे, किचन भी बुक कर। रात को हमने अवराय होटल के अंदर किचन में अपने आप चाय बना के पिए। हम सारी रात, घड़ियाँ खुलती थी, काम होता था, घड़ियाँ रीपैक होनी, उसमें पार्सल बन के गाड़ियों में लगनी, फिर जहाँ जहाँ भेजना वहाँ भेजनी। तो इस तरीके से मैंने वो आलम देखा है। मैंने इस सब के पीछे वास्तु था। ठीक बात है। लेकिन सर, बहुत सारे लोग, ये जो घड़ी वाली बात है, सबके जीवन में अच्छी घड़ियां रहे हैं, लेकिन कई महिलाएं हैं जो अपने जीवन की इस घड़ी से बहुत परेशान है। आदमी शराब बहुत पीता है, सर शराब छुड़वानी है उसकी। 1001% सर शराब छूट जाएगी। देखिए होता क्या है, वास्तु के अंदर डायरेक्शन का बहुत बड़ा रोल है। बहुत बड़ा क्या मतलब, डायरेक्शन ही है वास्तु। एक डायरेक्शन होती है जो डोमिनेट करती है, एक डायरेक्शन होती है जो डोमिनेट होती है। हमारे पास इस पूरे ब्रह्मांड में 3 एक्शन होते हैं, बर्थ, लाइफ और डेथ। कोई चीज़ पैदा होती है, कुछ समय तक उस जिंदा रहती है, उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ये नियम है प्रकृति का। आपने क्या करना है, उनकी एक शराब की बोतल, जो शराब पीते हैं, वो उठा के डेथ जोन में रख देनी है। वो क्या होती है? वो क्या होती है, डेथ जोन होता है नॉर्थ वेस्ट। अपने घर के नॉर्थ वेस्ट में आप एक बोतल शराब की रख दीजिए, उनकी शराब छूट जाएगी। शराब कौन पीता है? हम कारण पे जाते हैं पहले। कारण क्या होता है, क्यों लोग इतना पीते हैं? आप पीजिए, दवाई की तरह लीजिए, बहुत बढ़िया ना। जब अति हो जाती है, किसी भी चीज़ की अति हो जाती है, तो वो बुरी हो जाती है। शराब क्यों पीते हैं? शराब वो पीते हैं जिनका बेडरूम नॉर्थ में है, जिनका बेडरूम नॉर्थ वेस्ट में है, वो शराब पिएंगे, क्योंकि उनकी बुद्धि तो काम नहीं कर रही। शराब वो पिएंगे। जिनका बेडरूम ईस्ट में है, वो शराब पिएंगे। उम्र 40 से ऊपर है, उम्र 35 से ऊपर है, उम्र 30 से ऊपर है और बेडरूम नॉर्थ में है, वो शराब क्या कुछ भी करेंगे। तो एक हमारे पास महिला थी और उनके पति स्मैक पिया करते थे। तो कहते जी छोड़ते नहीं और वहाँ सेंटर में जाने के लिए तैयार नहीं है। तो उनको भी सेम थ्योरी बताई गई कि आप इनकी एक पुड़िया लेके और यहाँ रख दीजिए। रख दी उन्होंने फिर खुद बोलना शुरू कर दिया जी मुझे यहाँ सेंटर में जमा कराओ।
वहाँ वो एडमिट हुए और ठीक हुए, आज वो बिल्कुल ठीक है, सब छूट गया। तो ऐसे बड़े सारे हादसे होते हैं, बड़े सारे हमारे साथ इवेंट होते हैं ऐसे। जी। तो सर कई सारी बातें हम करते रहेंगे, लेकिन समय की बाध्यता और आपका बहुत बिजी स्केड्यूल है, मैं जानता हूँ। तो एक वादा चाहिए वाइड अप करने से पहले कि आप फिर दोबारा हमारे पॉडकास्ट में आ रहे हैं जरूर जरूर सर। और ऐसे ही चमत्कारिक बातें करेंगे। जरूर जी। और इस पॉडकास्ट के बाद आप ट्रोल होने वाले हैं सर, तैयार रहिएगा। थैंक यू सो वेरी मच सर, आपने समय निकाला, बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम जी। तो फिर हम उम्मीद करते हैं कि आज का ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया होगा। और सर ने शराब की बात की, 2025 की पार्टीज भी होनी है, थोड़ा सा ख्याल रखिएगा और घर के साथ रहिए, अपनों के साथ रहिए, खुश रहिए, मगन रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और इसी बीच याद रखिए मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। थैंक यू सो वेरी मच। आप देख रहे थे घनश्याम उपाध्याय पॉडकास्ट।